सभी बच्चों को नमस्कार। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8वीं इतिहास खंड सामाजिक अध्ययन का। उसमें पढ़ेंगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना। हम देखेंगे कि भारत में किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शासन स्थापित करती है। आज हम उस सब चीज़ को अध्ययन करेंगे। तो ये देखिए, ये विश्व का मैप है, विश्व का नक्शा है। तो इस विश्व के नक्शे में आप ये जो यूरोप महाद्वीप है, वैसे 7 महाद्वीप होते हैं। तो यह जो यहाँ देश देख पा रहे हैं आप, इस देश का नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल देश यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ये अटलांटिक महासागर है। ये जो एस आकार का आपको देख रहे हैं, एस आकार का महासागर देख रहे हैं, इसका नाम अटलांटिक महासागर है। इसका नाम हिंद महासागर है। ये अरब सागर है। ये बंगाल की खाड़ी है। ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। ये आपका अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। अब ये छोटा सा देश जो पुर्तगाल देश है, इस पुर्तगाल देश में एक नाविक रहता है जो नावों से लंबी लंबी समुद्री यात्राएं करता है। उसका नाम था वास्को डी गामा। पुर्तगाल से निकलता है भारत जाने के लिए, और वह अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे आते आते जाते जाते, अभी कौन सा महासागर है ये अटलांटिक महासागर है। तो वह अटलांटिक महासागर में नाव के से चलते 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 यहाँ पर एक देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के देश ये अटलांटिक महासागर के तट पर है। यहाँ पर एक स्थान है केप ऑफ गुड होप, जिसको हम लोग आशा अंतरिप कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं आशा अंतरिप द्वीप कहते हैं। यह यहाँ से मुड़ता है और यहाँ से फिर अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर होते 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 भारत पहुंच जाता है। इस तरह से कहाँ पहुंचता है? भारत के कोचीन। इस तरह से एक पुर्तगाल का नाविक होता है वास्को डी गामा। इस वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में, कब? 1498 ईस्वी, 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज कर दी। प्रश्न आता है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज की? उसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत के केरल के तट पहुंचा था। उसका नाम है वास्को डी गामा। तो बस यहाँ से एक मार्ग की जो तलाश थी पूरी हो गई। अब इस मार्ग के सहारे यूरोप के अन्य देश भारत क्या करने आएंगे? व्यापार करने आएंगे। चलिए, पहला प्रश्न हो गया, भारत से यूरोप तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। अब आइए देखते हैं। अब 1498 में वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज कर दी। अब आगे क्या हुआ? सबसे पहले किस देश के व्यापारी भारत आए? तो उस देश का नाम है पुर्तगाल। यहाँ लिखा है PDEF। सबसे पहले भारत पुर्तगाली आए, फिर D से डच आए, फिर E से अंग्रेज आए, फिर F से फ्रांसीसी आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर डेनिश आए, पहले पुर्तगाली आए, पहले उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। पुर्तगाली क्या करने आए थे? तो पुर्तगाली जो व्यापारी थे वो भारत व्यापार और ईसाई धर्म के प्रचार के उद्देश्य से वे भारत आए थे। जो पुर्तगाली व्यापारी थे वे व्यापार और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत आए थे। इसलिए उन्होंने बीजापुर के राजा से गोवा को छीनकर गोवा को अपनी राजधानी बनाई। आज अंग्रेज यहाँ से चले गए, परंतु आज भी गोवा में पुर्तगाली संस्कृति की झलक आपको दिखाई पड़ जाएगी। तो गोवा कौन थे? गोवा को किसने राजधानी बनाया? तो पुर्तगालियों ने राजधानी बनाया। पुर्तगालियों ने बीजापुर के राजा से गोवा को छीनकर गोवा को राजधानी बनाया था। अब पुर्तगाली यहाँ क्या करने आए थे? इनका उद्देश्य था व्यापार और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। अब
पुर्तगालियों ने भारत में, ये महत्वपूर्ण पूछता है इसको, पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी भारत के किस शहर में खोली थी? तो पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खुला था। जो पुर्तगालियों की पहले व्यापारिक कोठी थी वो कहाँ थी? कोचीन में थी। अब पुर्तगाली के बाद कौन आए? डच आए। तो डचों ने, डच कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। हॉलैंड को आजकल नीदरलैंड कहते हैं, पहले इसको डच कहते थे। डच मतलब हॉलैंड देश, और आजकल उसको नीदरलैंड कहते हैं। तो डचों ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोली? मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री डचों ने खोली। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। पुर्तगालियों ने कहाँ खोली? कोचीन में। डचों ने कहाँ खोली? मसूलीपट्टनम में। अब उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिनका उद्देश्य था भारत में व्यापार करना। उन्होंने महारानी से अनुमति लेकर से भारत आए, क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। तो अंग्रेजों की भी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ थी? मसूलीपट्टनम में थी। अर्थात डचों की भी कोठी कहाँ थी? मसूलीपट्टनम में। और अंग्रेजों की कहाँ थी? मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों के बाद कौन आए? फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ थी? सूरत में थी। सूरत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी थी। तो पहला कोठी पूछता है, पहले पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। पुर्तगालियों की कोठी कोचीन, डच की कोठी मसूलीपट्टनम, अंग्रेजों की कोठी मसूलीपट्टनम, और फ्रांसीसियों की कहाँ थी? सूरत में। अब यहाँ पर भारत में तीन चार देशों की व्यापारिक जो कंपनी थी आ गई। अब इनके बीच व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था, अधिक से अधिक भारत से लाभ प्राप्त करना था, अतः इनके बीच युद्ध होना स्वाभाविक था। तो अंग्रेजों ने पुर्तगालियों और डचों को तो बाहर कर दिया। अब अंग्रेजों के सामने एक बहुत शक्ति थी जो खड़ी थी, कौन थी वो? फ्रांसीसी। अतः 1763 में कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है। 1763 में कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है। इस युद्ध में अंग्रेज सेना था उसका नेतृत्व कर रहे थे सर आयरकुट। जो अंग्रेजी सेना था उसका नेतृत्व सर आयरकुट कर रहे थे। सर आयरकुट ने फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व करता है लाली के बीच यह कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ। और युद्ध कब समाप्त हुआ? पेरिस के संधि के साथ युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। यूरोप के व्यापारी भारत से क्या क्या खरीदते थे? मसाला खरीदते थे, कपड़ा खरीदते थे, नील खरीदते थे। मसाला क्यों? क्योंकि यूरोप के लोग मांसाहारी थे और बिना मसाला के मांसाहारी सब्जी उसका स्वाद नहीं आ पाता था। इसलिए यूरोप के व्यापारी भारत से क्या खरीदते थे? मसाला, कपड़ा और नील। और बदले में वे भारत को क्या देके जाते थे? सोना और चांदी। क्योंकि सोना और चांदी मूल्यवान वस्तुएं हैं, अतः लंबे समय तक भारतीयों को भारत के लोगों को सोना चांदी देना पॉसिबल नहीं, मुमकिन नहीं था, संभव नहीं था। अतः उन्होंने एक फैसला किया, यूरोप के व्यापारियों ने, कि हम यहाँ साम्राज्य स्थापित करेंगे। साम्राज्य स्थापित करके करों से छूट और धन प्राप्त करके यहीं से हम पैसा लेंगे और यहीं के पैसा के सामान खरीद के हम सामान को लेके अपने देश जाएंगे। ऐसा यूरोप के व्यापारियों ने सोचा। अब देखिए यहाँ पर एक पांडिचेरी है। पांडिचेरी को वर्तमान में यह केंद्र शासित प्रदेश है। तो पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? एक फ्रांसीसी व्यक्ति जिसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन, उसने पांडिचेरी शहर की स्थापना की थी। मद्रास में क्या है? तो मद्रास उस समय क्या था? तो मद्रास में अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाया था। अंग्रेजों ने मद्रास में पूछता है इसको, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ है? तो वो मद्रास में है। किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। अब आते हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे बंगाल का नवाब है तो प्लासी के युद्ध, पिछले मैं युद्ध में बता चुका हूँ उसको। प्लासी के युद्ध होता है, फिर बक्सर का युद्ध होता है, फिर इलाहाबाद की संधि होती है, फिर वारेन हेस्टिंग्स आता है। वारेन हेस्टिंग्स के बाद आते हैं फिर अब वारेन हेस्टिंग्स। अब ब्रिटिश संसद ने
ब्रिटिश संसद जो है ने 19 जून 1773 को, कब, 19 जून 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। तब ब्रिटिश संसद ने 19 जून 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। 3 व्यक्ति हैं, वारेन हेस्टिंग्स हैं, आगे आपका विलियम बेंटिक आएगा, फिर लॉर्ड कैनिंग आएगा। तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है, विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल है, और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय है। तीनों में अंतर समझिएगा, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल, और अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, कलकत्ता को बनाई। इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली अपने सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध हैं। तो प्रश्न पूछता है, भारत में सहायक संधि जो एक संधि थी वो किसने लागू की, तो उसका ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक सब्सिडियरी ट्रीटी अर्थात सहायक संधि लागू की थी। तो सहायक संधि का उद्देश्य क्या होता था, इसका उद्देश्य था सहायक संधि को, यहाँ से आपके अभी परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, केंद्रीकृत परीक्षा में भी आएगा। सहायक संधि क्या थी, तो सहायक संधि का उद्देश्य था कंपनी द्वारा, जो कंपनी द्वारा क्षेत्र जीता गया है उनकी रक्षा करना, और कंपनी के आसपास विश्वसनीय, विश्वास योग्य देसी राजाओं की दीवार खड़ी करना, ताकि कोई हम पर हमला कर रहे हैं तो सबसे पहले राजा हमारी उस ठीक समय में क्या करें, सहायता करें। तो इसका उद्देश्य क्या था सहायक संधि का, कंपनी द्वारा विजित क्षेत्रों की रक्षा करना और विश्वसनीय देसी राजाओं की दीवार खड़े करना। ये आपके बोर्ड का प्रश्न है, ठीक है। लिखित में आपको ये पूछेगा सहायक संधि किसने लागू की थी, तो वेलेजली ने लागू की थी। उद्देश्य क्या था, ये इस शर्त को स्वीकार करने वाला, हाँ, जो राज्य होता है उनको, जो भी इस शर्त को स्वीकार करेगा उनको अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। उनको अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। उसका खर्चा कौन देगा, राज्य को उठाना पड़ता था। जो भी राज्य इस संधि को स्वीकार करता था उनको अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, उसका खर्चा राज्य को उठाएगा। और अंग्रेजों को छोड़कर जो अन्य यूरोपीय लोगों को हटाना था, इस संधि का अगला शर्त था अंग्रेजों को छोड़कर जो अन्य यूरोप के लोग हैं उनको हटाना। अगला शर्त थी एक अंग्रेज रेजिडेंट को रखना और उसी के सलाह से शासन करना। ये सहायक संधि की शर्तें थी, अंग्रेजी सेना को रखना, यूरोप के लोगों को हटाना, एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना और उसके सलाह से शासन करना। अन्य देशों से कूटनीतिक संधि करने के पहले अनुमति प्राप्त करना, किनसे, अंग्रेजों से। जो राज्य इस संधि को अपनाएगा वह अन्य देशों से कूटनीतिक संधि करने से पहले इनकी अनुमति लेगा और कंपनी को वह वार्षिक कर देना पड़ेगा। ये जो शर्तें थी एक सहायक संधि की शर्तें थी। सहायक संधि जो राज्य सहायक संधि को अपनाता था इन 5 शर्तों का पालन करना पड़ता था। अब देखते हैं यहाँ पर सहायक संधि, ये अवध के नवाब ने अपनाया था और हैदराबाद के निजाम ने अपनाया था। सहायक संधि कहाँ कहाँ, अवध के नवाब और हैदराबाद के निजाम। ये हो गया बेटा सहायक संधि। अब आते हैं भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। आ गया देखिए, इसके पहले हम लोग वारेन हेस्टिंग्स पढ़े थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। अब कौन आ गया, सब प्रश्न आएगा सबसे पहले कौन से राज्य ने सहायक संधि अपनाया, तो उसका उत्तर है हैदराबाद के निजाम ने और उसके बाद अवध के नवाब ने। भारत के गवर्नर जनरल, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए, विलियम बेंटिक। आइए देखते हैं इनके इन्होंने क्या क्या किया। तो विलियम बेंटिक ने सबसे पहले प्रशासनिक खर्चों में कमी की।
प्रशासन का जो खर्च था उसमें कमी की, सैनिकों की संख्या में कमी की और भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। ये विलियम बेंटिक का कार्य था। अगला कार्य था राजस्व वसूली। राजस्व वसूली, लगान वसूली के तहत उन्होंने टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था को अपनाया। अभी टोडरमल कौन है, पढ़ चुके हैं, शेरशाह सूरी के समय में पढ़े हैं, फिर अकबर के समय पढ़े हैं, अब किसके समय में पढ़ रहे हैं, विलियम बेंटिक के समय। तो राजस्व वसूली के लिए उन्होंने जो टोडरमल की बंदोबस्त व्यवस्था थी उसको अपनाया और विलियम बेंटिक ने 30 वर्ष के लिए लगान को निश्चित कर दिया। विलियम बेंटिक ने शिक्षा क्षेत्र में क्या कार्य किया, तो विलियम बेंटिक ने शिक्षा क्षेत्र में कार्य किया। जो अंग्रेजी भाषा था उसको शिक्षा का क्या बना दिया, माध्यम बना दिया, अर्थात अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम बन गया। अब उस समय पढ़ाई किस माध्यम से होगी, अंग्रेजी माध्यम से होगी। सामाजिक सुधार क्या क्या, ये मोस्ट टाइम पे है। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा 1829 में पर रोक लगा दी। सती प्रथा को सती प्रथा पर रोक लगा दी, किसकी सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को इन्होंने एक रोक लगा दिया। अगला थी बाल विवाह, बाल हत्या और नरबलि प्रथा पर रोक संबंधी कठोर कानून बना दिया। किसने, विलियम बेंटिक ने। तो प्रश्न आता है सती प्रथा का अंत कौन से गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया, उसका उत्तर है बेटा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया, किसकी सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से, जिसे राजा राम मोहन राय को अब आगे पढ़ेंगे भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं। इन्होंने, विलियम बेंटिक ने कलकत्ता शहर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। ये मोस्ट टाइम पे प्रश्न ये भी है, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की, तो विलियम बेंटिक ने की। तो विलियम बेंटिक के इतने कार्य हैं। अब आते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे वेलेस्ली ने सहायक संधि लाया था, वैसे डलहौजी ने हड़प नीति लाए थे। डलहौजी की क्या नीति, हड़प नीति। हड़प नीति व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहते हैं इसको, डलहौजी की हड़प नीति भी कहते हैं। इस हड़प नीति के तहत 3 प्रमुख बिंदु थी। पहला बिंदु था, इस डलहौजी की जो हड़प नीति है इसके तहत 3 प्रमुख बिंदु थी। पहला बिंदु था इसमें, निसंतान राजा, जिस राजा के संतान नहीं है उन राजाओं के दत्तक पुत्रों अर्थात गोद लिए गए पुत्रों को अधिकारों को न मानना और उनके राज्य को किसमें मिलाना, अंग्रेजी राज्य में मिलाना। हड़प नीति का पहला बिंदु था कि निसंतान राजाओं के जिन दत्तक पुत्रों के अधिकारों को न मानना और उनको अपने राज्य में मिलाना, अर्थात जिन राजाओं के अपनी संतान नहीं है उनके गोद लिए हुए संतान को उत्तराधिकारी न मानना और उनको उनके शासन को अंग्रेजी राज्य में मिलाना। ये डलहौजी की हड़प नीति का पहला बिंदु था। इस नीति के तहत उसने सतारा को, जैतपुर को, झांसी को, नागपुर, उदयपुर को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। कुशासन के आधार पे, कुशासन मतलब कि वो जो वहाँ का जो राजा है वह अच्छा शासन नहीं कर रहा है, इस आधार पे, कुशासन के आधार पे देशी राजाओं को हटाकर उनके राज्य पर क्या कर लेना, अधिकार कर लेना। इस नियम के तहत उन्होंने अवध राज्य को उन्होंने कुशासन के आधार पे, अवध राज्य को कुशासन के आधार पे जो वहाँ के राजा थे, वहाँ के नवाब था वाजिद अली शाह को हटाकर राज्य पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अगला था युद्ध द्वारा, जहां पहला था निसंतान राजाओं के दत्तक पुत्रों के अधिकारों को न मानते हुए उनके राज्य को हड़पना। दूसरा था कुशासन के आधार पे। तीसरा था युद्ध द्वारा, बाई वार, युद्ध द्वारा देशी राजाओं को अधिकार में करना। इस नियम से किसको हड़पा था, पंजाब को। तो ये डलहौजी की हड़प नीति थी। पहला बिंदु के तहत सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर, उदयपुर। दूसरा बिंदु के तहत अवध के उस समय
कुशासन अवध का नवाब कौन था? वाजिद वली शाह था। तीसरा था युद्ध द्वारा, कहाँ को? पंजाब को। अब डलहौजी के क्या क्या कार्य हैं? डलहौजी के क्या क्या? डलहौजी के पहला कार्य है डाक तार की स्थापना। डाक तार की स्थापना। अगला है कमिश्नरी प्रणाली लागू करना। अगला है परिवहन एवं संचार क्षेत्र में सुधार। और अगला है शिक्षा आयोग का गठन। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में, डलहौजी के समय में ही भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच रेलगाड़ी चली थी। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच रेलगाड़ी चली थी। इसकी दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी यात्रा की थी। तो इस प्रकार ये अध्याय समाप्त होता है। अब हम अगले अध्याय में मिलेंगे। धन्यवाद।